हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री में कोलराज के नियम के अनुप्रयोग चल रहे थे, जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको करा रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों हमने पहला अनुप्रयोग जो है ना वो कर लिया था, जो था हमारा अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में। ये अनुप्रयोग हमारा पूरा फुल फिनिश हो चुका था। ठीक है, तो आज हम इसका दूसरा और तीसरा अनुप्रयोग कंप्लीट कर लेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो दोस्तों कोलराज के नियम के अनुप्रयोग की सीरीज में यह हमारा दूसरा अनुप्रयोग है, जो है हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन। ठीक है, वियोजन या फिर आयनन। ठीक है, आयनन। ठीक है, आयनन, वियोजन या फिर आयनन की मात्रा ज्ञात करने में। मतलब कोलराज के नियम की हेल्प से हम वियोजन या आयनन की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। बट ये वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा क्या है, पहले उसको समझो। तो देखो मेरे भाई, आपको पता है जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है, आपको पता है 100% वियोजित नहीं होता। 100% वियोजित नहीं होता, ये तो आपको पता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। अब 100% वियोजित नहीं होता तो ये कितना वियोजित हुआ है, कितना अपने आयनों में विभक्त हुआ है, वह जो मात्रा होती है वही मात्रा कहलाती है वियोजन या फिर आयनन की मात्रा। ठीक है, जैसे हमने 100 ग्राम विद्युत अपघट्ट लिया दुर्बल। ठीक है, तो यदि वो विद्युत अपघट्ट 50 ग्राम विलय हुआ है, कितना विलय हुआ है 50 ग्राम, मतलब 50 ग्राम आयनन हुआ है, तो वो जो मात्रा होगी वही मात्रा आपकी कहलाएगी आयनन या वियोजन की मात्रा। कोई पदार्थ कितना घुला है उसे ही हम वियोजन या आयनन की मात्रा कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहां पर हमें केवल दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की या आयनन की मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये चीज आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले आपको जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट, आपको जिस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने आपका CH3COOH, ये मैंने आपको दुर्बल विद्युत अपघट्ट लिया है CH3COOH। ठीक है, अब मुझे इस CH3COOH की वियोजन या फिर आयनन की मात्रा ज्ञात करना है कि कितना वियोजित हुआ है, कितना आयनन इसका हुआ है, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की निश्चित सांद्रता पर, कौन सी सांद्रता पर निश्चित सांद्रता पर। अब ये निश्चित सांद्रता क्या होती है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये निश्चित सांद्रता होती है, ये क्या होती है? ठीक है, तो मेरे भाई मान लिया हमने क्या लिया, 1 मोल विद्युत अपघट्ट लिया। कितना लिया? 1 मोल विद्युत अपघट्ट लिया, और 1 मोल विद्युत अपघट्ट को हमने 1 लीटर जल में डाल दिया। कितने जल में डाल दिया? 1 लीटर हमने जल में इस 1 मोल विद्युत अपघट्ट को डाल दिया। ठीक है, तो यहां पर जो सांद्रता हुई, वो क्या हुई है, 1 मोल पर लीटर। क्योंकि 1 मोल को हमने 1 मोल विद्युत अपघट्ट को 1 लीटर जल में डाला, तो यहां पर जो सांद्रता है वो सांद्रता आपकी कौन सी है, 1 मोल पर लीटर। और ये हमारे द्वारा ली गई है सांद्रता, है ना, तो ये जो सांद्रता होगी वो निश्चित सांद्रता होगी। समझ में आपको आया? निश्चित सांद्रता का मतलब क्या होता है, हमारे द्वारा ली गई सांद्रता एक निश्चित सांद्रता होगी जो हम लेंगे। ठीक है, हमने मान लिया था 1 मोल विद्युत अपघट्ट 1 लीटर जल में लिया था, तो इसकी सांद्रता हो गई 1 मोल पर लीटर, तो ये आपकी निश्चित सांद्रता होगी। ओके, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले जो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट होगा उस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की निश्चित सांद्रता पर, कौन सी सांद्रता पर, निश्चित सांद्रता पर आपको मोलर चालकता ज्ञात करना है, मतलब लैम्डा m ज्ञात करना है निश्चित सांद्रता पर। समझ में आपको आया? ओके, एक काम अपना हो गया, निश्चित सांद्रता पर आपने मोलर चालकता ज्ञात कर ली। ठीक है, जिसको हम लैम्डा ही एक्सेप्ट व्यक्त करते हैं। इसके बाद मेरे भाई आपको करना क्या है, यहां पर जो 1 लीटर जल मिलाया था, अब 1 लीटर जल नहीं मिलाना, अब आपको इसमें जल की मात्रा अनंत कर देना है। जल की मात्रा अनंत, जल और बहुत सारा जल मिला देना है, और इतना जल मिला देना है जिसकी हम काउंटिंग ना कर सके, हमें खुद पता ना हो कि हमने कितना जल मिलाया, तभी तो वो अनंत जल कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जो अनंत जल मिला दोगे, मतलब इसकी जो तनुता है ना, इसकी जो तनुता वो आप क्या कर दोगे, अनंत कर दोगे। तनुता आप जानते हो, जल की मात्रा मिलाना। ठीक है, तो इतना जल मिला दोगे कि आपको खुद नहीं पता होगा, तो वो आपके कहलाएगी अनंत तनुता। ठीक है, कौन सी तनुता कहलाएगी, अनंत, एक सेकंड, अनंत तनुता ये कहलाएगी। ठीक है, अब जो अनंत तनुता आ जाए,
अब जो अनंत तनुता आ जाए उस अनंत तनुता पर आप क्या क्या ज्ञात करोगे, मोलर चालकता। देखो पहले तो आपने निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात की थी जो निकली थी आपकी लैम्डा एम। इसके बाद क्या करोगे आप अनंत तनुता कर दोगे और अनंत तनुता पर आप मोलर चालकता ज्ञात करोगे, तो वो मोलर चालकता मेरे भाई आपकी निकलने वाली है लैम्डा एम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों लगा, क्योंकि हमने अनंत तनुता पर लगा निकाल लिए, ठीक है। तो अब ये आपकी निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता आ गई और ये आपकी जो चालकता है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, जो आपकी निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता निकली है, मतलब जो लैम्डा एम निकला है इसका, और जो अनंत तनुता पर आपकी मोलर चालकता निकली है लैम्डा एम इन्फिनिटी, इन दोनों का क्या करोगे आप, अनुपात करोगे, ठीक है। तो यहां पर जो अनुपात आएगा वही आपकी वियोजन की मात्रा होगी, वही आपकी जो दुर्बल विद्युत अपघट है वही उसकी वियोजन की मात्रा होगी। और इस वियोजन की मात्रा को व्यक्त किया जाता है अल्फा से। किससे व्यक्त किया जाएगा, अल्फा से। ये आपका अल्फा से व्यक्त किया जाता है। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, क्या समझाया। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको जिस भी दुर्बल विद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है उस दुर्बल विद्युत अपघट को ले लो, उस दुर्बल विद्युत अपघट की आप निश्चित सांद्रता पर क्या करो, निश्चित सांद्रता पर आप मोलर चालकता ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार आप उसमें फिर अनंत जल मिलाओ और अनंत तनुता पर आप क्या करो, उसकी मोलर चालकता ज्ञात करो, दोनों आपकी हो जाएंगे। इसके बाद अनंत तनुता पर मोलर चालकता, सॉरी ये निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता और जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है इसका आप अनुपात कर दो, तो यही अनुपात आपका कहलाएगा दुर्बल विद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा। अब बोलोगे इसमें कोलरास का नियम कहाँ अप्लाई हो रहा है, तो मेरे भाई अनंत तनुता पर ये मोलर चालकता है, इस पे आपका कोलरास का नियम हो जाएगा अप्लाई, क्योंकि इसी पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता कोई तो हम कोलरास के नियम से निकालते हैं। अगर आपको अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालनी है तो कोलरास का नियम लगेगा, तो यहाँ पर कोलरास का नियम लग जाएगा। तो या करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं लैम्डा एम, तो ये ऊपर रहेगा और कोलरास के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है वो आयनिक चालकताओं का योग होती है ना, मतलब किसका, आयनिक चालकताओं का योग होती है। और आयनिक चालकताएं क्या होती है, एक धनायन की और एक ऋणायन की। तो धनायन की क्या होती है, लैम्डा प्लस इंफिनिटी और प्लस लैम्डा माइनस इंफिनिटी, बराबर आपका ये भी हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दुर्बल विद्युत अपघट की वियोजन या आयनन की मात्रा हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब बची आपकी थ्योरी का क्या करें, तो थ्योरी आप लिख लो, ठीक है। स्क्रीन पर आ रही है, जो मैंने समझाया है वही चीज है, लिख लो आप, क्लियर है। उसके बाद आप ये सूत्र लिख देना, ठीक है। चलो ये आपका दुर्बल विद्युत अपघट की वियोजन या आयनन की मात्रा हुई। अब मेरे भाई एक हल्की सी चीज और रहती है ना, कभी कभी एग्जाम में जब न्यूमेरिकल पूछता है तो वो पूछ लेता है वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक बताइए, वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक बताइए। तो वियोजन या आयनन स्थिरांक को भी मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो मेरे भाई आगे आपको बता देता हूं कि जो वियोजन स्थिरांक या वियोजन, क्या बोला मैंने, वियोजन स्थिरांक, वियोजन, ठीक है, स्थिरांक। तो वियोजन स्थिरांक मेरे भाई आपका देखो स्थिरांक क्या होता है, के, स्थिरांक क्या होता है, के होता है। अब ये वियोजन का है और वियोजन को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, अल्फा से, ठीक है। तो ये आपका के अल्फा, जो के अल्फा होगा आपका, ये आपका वियोजन स्थिरांक होगा, के बड़ा लेना है और अल्फा छोटा, ठीक है। तो वियोजन स्थिरांक का मेरे भाई आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आपका वियोजन स्थिरांक होता है, जो आपको वियोजन से ही मिलता है। जो वियोजन स्थिरांक है ये वियोजन से ही मिलेगा। तो ये आप वियोजन स्थिरांक भी अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुर्बल विद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा कोलरास के नियम से करना है तो ऐसे हम करेंगे, ठीक है। चलो अब हम इसके बाद दूसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा तीसरा अनुप्रयोग है, कोलरास का क्रम में हमारा तीसरा है, ठीक है। तो तीसरा अनुप्रयोग है हमारा क्या, अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में, ठीक है। चलो अल्प विलेय लवण क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। अल्प विलेय लवण, अब लवण तो आप जानते ही हो, लवण तो आप जानते ही हो क्या होता है, आपको पता है जो H+ देता है, जो H+ देता है उसे अम्ल बोलते हैं,
जो OH माइनस देता है उसे क्षार बोलते हैं, और जो ना H प्लस दे और ना OH माइनस दे उसे हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो HCl है, HCl का वियोजन करेंगे तो H प्लस और क्या मिलेगा आपको, Cl माइनस, मतलब ये आपका वियोजन पर H प्लस दे रहा है, मतलब ये आपका अम्ल है, क्या है, अम्ल है। ठीक है, और जैसे हमने लिख दिया KOH, अब इसका वियोजन करो तो K प्लस और आपको मिल रहा है OH माइनस। ठीक है, मतलब आपका ये आपका OH दे रहा है, मतलब ये क्या है आपका क्षार, लेकिन मैंने यहाँ पर मेरे भाई NaCl लिख दिया, NaCl लिख दिया, तो यहाँ पर क्या बन रहा है Na प्लस और Cl माइनस। आपको H प्लस दिख रहा है क्या इसमें, नहीं। आपको OH माइनस दिख रहा है क्या, नहीं। मतलब जो ना H प्लस दे ना OH माइनस दे उसे हम बोलते हैं लवण, तो ये आपका लवण है। ठीक है, तो देखो अब इसने बोला है अल्प विलेय लवण, अल्प विलेय लवण। अल्प विलेय लवण का मतलब क्या है, मतलब ऐसे लवण जिनकी जो विलेय कम होते हो, है ना, अल्प विलेय का मतलब कम विलेय हो ना, है ना, तो ऐसे लवण जो जल में कम विलेय होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्प विलेय लवण। ठीक है, जैसे मान के चलो आपका जो AgCl है, क्या है AgCl, ठीक है, BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है, आपका PbSO4 लेड सल्फेट। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो लवण है ये सब आपको पता है लवण है, क्योंकि ना तो ये H प्लस देंगे और ना तो ये OH माइनस देंगे, तो ये क्या है, लवण। और ये ऐसे लवण है मेरे भाई जो अल्प विलेय होते हैं, अल्प विलेय होते हैं मतलब कम घुलते हैं। ठीक है, अल्प विलेय मतलब कम घुलना। ठीक है, अब अल्प विलेय, ठीक है, लवण की क्या विलेयता, अब विलेयता क्या होती है आपको मेरे भाई मैं पढ़ा चुका हूं, विलेयता विलेय पदार्थ की मात्रा ही होती है, जो विलेयता है वह विलेय पदार्थ की मात्रा ही है, लेकिन यह विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा है। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने 1 लीटर जल लिया है ना, 1 लीटर जल, अब 1 लीटर जल में यदि 600 ग्राम शक्कर घुल सकती है, कितनी शक्कर घुल सकती है, 600 ग्राम शक्कर घुल सकती है। अब यदि मैं 600 ग्राम शक्कर से ज्यादा शक्कर घोलूं तो आपकी वो शक्कर 1 लीटर जल में नहीं घुलेगी। तो जो आपकी शक्कर की अधिकतम मात्रा कितनी है, केवल 600, कितनी है 600, तो अधिकतम मात्रा जो विलेय की होती है वही मात्रा कहलाती है विलेयता। लेकिन इसके नीचे 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम ये तो मात्राएं भूल ही जाएंगे, तो ये सब विलेय होगा, लेकिन विलेयता क्या है, केवल 600 ग्राम, क्योंकि उससे ज्यादा हम उस 1 लीटर जल में शक्कर नहीं घोल सक रहे, तो ये 600 ग्राम अधिकतम मात्रा है शक्कर की, तो यही आपकी कहलाएगी विलेयता। तो ध्यान रखना, विलेयता विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सॉल्युबिलिटी, इसलिए हम विलेयता को किससे व्यक्त करेंगे मेरे भाई, हम S से व्यक्त करेंगे, किससे व्यक्त करेंगे, S से। तो ये क्लियर, ठीक है। तो मेरे भाई इन लवण की जो है ना विलेयता हम ज्ञात कर सकते हैं कोलवास नियम की हेल्प से। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। ठीक है, तो पहले तो मेरे भाई आप ये बता दो, ये जो लवण है अल्प विलेय है, अब अल्प विलेय है तो ये जो लवण है जल में कम घुलेंगे, अल्प विलेय हैं तो ये जो लवण है जल में कम घुलेंगे, जल में कम घुलेंगे। ठीक है, आपको पता है कम जल में कम घुलेंगे। अब जल में कम घुलेंगे, जल में कम घुलेंगे तो ये जो आपका विलयन होगा उस विलयन में विलेय पदार्थ की कम मात्रा होगी, विलेय पदार्थ की कम मात्रा होगी। और आपने पढ़ के रखा है सेकंड यूनिट में, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो उसे हम बोलते हैं तनु विलयन। तो यहां पर अगर ये कम घुलेंगे तो विलेय पदार्थ की मात्रा कम रहेगी, तो ये जो आपका विलयन बनेगा वो विलयन आपका रहेगा तनु विलयन। कौन सा विलयन रहेगा, तनु विलयन। क्लियर है, एक बात क्लियर हो गई, हुई। चलो अब दूसरा और कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट और लेके आते हैं। ठीक है, देखो आपको पता है ये अल्प विलेय हैं तो ये कम घुलेंगे, कम घुलेंगे, अल्प विलेय है तो ये कम घुलेंगे। ठीक है, अब कम घुलेंगे तो इनकी ज्यादा मात्रा हम घोल नहीं सकते, जो ये विलेय हैं इनकी ज्यादा मात्रा हम घोल नहीं सकते, ज्यादा मात्रा इसकी घोल नहीं सकते। समझ में आपको आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ज्यादा मात्रा हम घोल नहीं सकते। अब हमने एक संतृप्त विलयन पढ़ा था यूनिट सेकंड में, और संतृप्त विलयन की परिभाषा क्या थी, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक ना घोली जा सके।
वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और ना घोली जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। अब मेरे भाई ये अल्प विलेय हैं, कम ही घुलते हैं, इनकी ज्यादा मात्रा हम घोल नहीं सकते, मतलब विलेय पदार्थ की हम ज्यादा मात्रा इसमें नहीं मिला सकते। अब विलेय पदार्थ की मात्रा हम ज्यादा नहीं मिला सकते तो ये जो विलयन है वो बन जाएगा आपका संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन बन जाएगा? संतृप्त विलयन। देखो अब ये विलेय पदार्थ की मात्रा कम है तो आपका ये तनु विलयन भी बन गया, और ये विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते तो ये संतृप्त विलयन भी बन गया ना, संतृप्त विलयन भी बन गया। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको क्या बोला है वो आपको एग्जाम में लिखने के हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ। लिखने के हिसाब से थ्योरी इधर तक आपको लिखना है तो कैसी लिखोगे अभी और बढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्या आएगी थ्योरी? कोलराज के नियम की सहायता से अल्प विलेय लवण जैसे AgCl, BaSO4, PbSO4 आदि की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये लवण जल में बहुत कम घुलते हैं, जल में बहुत कम घुलते हैं, ठीक है। इसलिए विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे यह तनु विलयन बना लेते, क्योंकि विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है तो यह तनु विलयन बना लेंगे। किंतु इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती। फलस्वरूप अब जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना घोल सके वो तो संतृप्त विलयन होता है, फलस्वरूप यह संतृप्त विलयन बना लेते हैं। तो देखो तनु विलयन भी बन गया और संतृप्त विलयन भी बन गया। अब तनु और संतृप्त बन गया ना, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है मेरे भाई? ऐसी कंडीशन में होता क्या है मेरे भाई? जो निश्चित सांद्रता पर जो मोलर चालकता होती है, या फिर हम ऐसा कहें कि जो मोलर चालकता होती है, ऐसी स्थिति में जो मोलर चालकता होती है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर हो जाती है ऐसी अवस्था में। क्यों? क्योंकि आप देखो इसमें विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा नहीं घुलेगी, चाहे आप जल की मात्रा अनंत कर दो या कुछ भी कर दो, विलेय पदार्थ और नहीं घुलेगा, क्योंकि ये विलेय अल्प विलेय है, नहीं घुलेगा। अब नहीं घुलेगा तो यहां पर जो प्रारंभ में मोलर चालकता निकलेगी वही तो मोलर चालकता अनंत तनुता पर निकलेगी, वही तो मोलर चालकता अनंत तनुता पर निकलेगी, ठीक है। तो आप अर्थात करके लिख सकते हो, अर्थात लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इंफिनिटी, क्योंकि ये और नहीं घुल रहा है तो आप जल अधिक मिलाओ या कुछ भी मिलाओ, आपकी यही मोलर चालकता जो पहले निकली थी वही निकलेगी, क्योंकि ये नहीं घुलते, ठीक है। तो आपका लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा? आपका लैम्डा एम इंफिनिटी। क्लियर हुआ? अब आगे इसको अगर बढ़ाएं तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लैम्डा एम इंफिनिटी बराबर लैम्डा एम। ऐसा नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे भाई आपको पता है जो लैम्डा एम है वो क्या है? मोलर चालकता, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन एम। जब मैंने आपको मोलर चालकता मेरे भाई पढ़ाया था तो ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर की थी, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अगर लैम्डा एम की वैल्यू यहाँ पर रख दें, है ना, तो यहाँ कर दूं क्या सॉल्व में इसको? ठीक है, चलो तो ये हमारा हो जाएगा, इसके बाद यहाँ जाना, ठीक है। तो लैम्डा एम इंफिनिटी बराबर लैम्डा एम की जगह ये रख दो, ठीक है। तो K इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन एम दिया जाएगा। अब एम क्या है? एम आपकी है सांद्रता। एम क्या है मेरे भाई? आपकी सांद्रता। और सांद्रता क्या है? सांद्रता। और सांद्रता आपकी ये भी तो है विलेयता, विलेयता भी तो सांद्रता है। सांद्रता जानते हो क्या है? सांद्रता विलेय पदार्थ की मात्रा है। आपको पता है जो एम है मोललता है। एम क्या है? मोललता। और मोललता क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा निकालने की विधि। विलेय पदार्थ की मात्रा निकालने की विधि मतलब ये विलेय पदार्थ की मात्रा ही है, ठीक है। तो ये जो विलेयता है ये भी विलेय पदार्थ की मात्रा है, ये विलेयता भी क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जो एम है, जो आपका एम है, एम क्या है आपका? मोललता। क्या है? मोललता। इस मोललता की जगह आप एस रख सकते हो। जो देखो विलेयता को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी का क्या? एस। तो इसकी जगह एस रखते हो, एस रख सकते हो, जो क्या है आपकी विलेयता।
जो आपकी क्या है मेरे भाई, विलेयता है। समझ में आपको आ रहा है? ठीक है, तो आप m की जगह आप s रख दो, m की जगह s रख देंगे तो लैम्डा m इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा k इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन s। s को आप इधर ले जाओ, लैम्डा को इधर ले जाओ, ठीक है। तो s बराबर आपका हो जाएगा k इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी, लैम्डा m इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपकी विलेयता होगी। इस सूत्र से आपका कोई ये वाला विलेय है वो कितना विलेय हुआ है, कितना घुला है, वो आप इस सूत्र की हेल्प से निकाल सकते हो। इसके लिए आपको के की जरूरत होगी, जो आपका जैसे आपने अल्प विलेय लवण आपने AgCl लिया तो इसकी आपकी के की जरूरत होगी 1000, और आपको लैम्डा m इन्फिनिटी की जरूरत होगी, जो आप कोलरास के नियम से निकालोगे। बस इस फॉर्मूले में रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ मेरे भाई। जितनी आपने थ्योरी लिखी है उसके बाद अर्थात करके आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है, उसके बाद यहां से यहां जो आपकी क्या होगी, एस विलेयता। तो विलेयता ही तो निकालना था, विलेयता ज्ञात करने में ये हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सब कुछ, है ना। तो हमारे कोलरास के नियम अनुप्रयोग सब कुछ कंप्लीट हुआ, और अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सेल को, है ना, और सेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।